बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एंड 10th, और वो सब्जेक्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मैथमेटिक्स ठीक है। आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और 9 के अंदर 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं: मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी फॉरवर्ड करेंगे, बट सबसे पहले मैथमेटिक्स, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहाँ पर परेशानी होती है, उनको परेशानी यही होती है कि मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही, हमें याद नहीं रहता कि कैसे सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए, एक बात मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स याद नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि हम जब बचपन में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो पढ़ाया जाता है 1, ठीक है, इस तरह याद किया जाता है। पहले 1 पढ़ाया जाता है एक दिन, then 2 पढ़ाया जाता है, then 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। ये 1 से लेकर 9 तक हमें पढ़ाए जाते हैं, और हम एक दिन एक लेटर या एक वर्ड या एक काउंटिंग नंबर हम याद करते हैं 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि हम अगर ये कहें कि मैथमेटिक्स याद नहीं की जाती, तो ये इंतहाई गलत बात है, ठीक है। मैथमेटिक्स याद की जाती है, मगर थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। याद कैसे की जाती है कि हम जो है वो डेली उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है जो कि कही है किसी ने, उसने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को एक सही इंसान बनाती है। तो किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैथमेटिक्स के अलावा भी बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली के डेली उसको रिपीट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपनी बुक स्टार्ट करने से पहले, हमारी बुक है जो कि है सिन बोर्ड की तरफ से, सिन टेक्स्ट बोर्ड, ठीक है। सिन टेक्स्ट बोर्ड की क्लास 9th और मैट्रिक की बुक है, ठीक है। सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स है क्या चीज़, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, या फिर मैथमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो मैथमेटिक्स की कोई इस तरह से तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, जिस तरह से बाकी चीज़ों की हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की, बट कुछ कहा जाता है इस तरह से कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस quantity and short answers to questions, ठीक है। क्या डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस, क्वांटिटी एंड शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, ठीक है। ये कहलाती है मैथमेटिक्स, कि स्टडी की जाए किसकी, चेंजेस की, जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आकर होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ चेंजेस के ऊपर, तो जब हमारी ये जो यूनिवर्स की बात हुई थी, तो जो हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब यूनिवर्स की कैलकुलेशन की थी, तो उन्हें उन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर ही उन्होंने जो है वो बताया था कि वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से, ठीक है। सारी कैलकुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, और जो चेंजेस होते हैं वो भी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो उसके थ्रू किए जाते हैं, या उसको कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर कितने चेंजेस आए और किस तरह से चेंजेस आए, किस तरीके के चेंजेस आए, ठीक है। एक तो ये स्टडी होती है मैथमेटिक्स के अंदर कि चेंजेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है।
अगला है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी हमें मालूम करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन, हम सबको पता है कि शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर्स हमारे पास मैथमेटिक्स के थ्रू हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, आखिर इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इसको पढ़ने की, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें हम, तो अगर हम अपनी लाइफ को देखें, नॉर्मल रूटीन की जो हमारी लाइफ है, क्या ऐसा पॉसिबल था कि विदाउट मैथमेटिक्स हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर पाते? एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम शॉपकीपर के पास जाएं, ठीक है, और शॉपकीपर से कोई भी चीज़ हम लेते हैं, या कहीं भी जाएं, किसी बाज़ार मार्केट या कहीं भी जाकर कोई चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं, तो ये अगर मैथमेटिक्स ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि इसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है, इससे कितने वापस लेने हैं, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस किस पर बेस्ड है? मैथमेटिक्स के थ्रू है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस पहली हमारी लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स की। दूसरी इम्पोर्टेंस के दुनिया के हर शोबे में, ज़्यादातर हर फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स पाई जा रही है हमारे पास, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स के अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस आ चुकी है, ठीक है। इसी वजह से हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके अगर यहाँ पर 9 मैट्रिक के अंदर अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हुए मैथ्स के 9 क्लास के और या 10th क्लास की बुक के, क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त बुक है बेसिक्स को बनाने के लिए, जितना जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस बुक को देख लेकर, कि ये बहुत ही आला बुक है, बहुत ही क्लासिकल बुक है हमारे पास बेसिक्स को कवर करने के लिए। एक बार आपके अगर बेसिक्स कवर हो गए तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से लेवल अप होता है, तो जो पिछला लेवल होता है उसकी कुछ चीज़ें भी अगले लेवल में अपग्रेडेड आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका जो मैट्रिक क्लास की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, एलिमिनेशन, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है, बस जस्ट यहाँ पर 5 मेथड्स बताए गए हैं। बट जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसके एक बहुत बड़ा चैप्टर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कोई सिखाता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। आप खुद इक्वेशंस लिखते हो और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ कर आए होते हो। थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है, बस थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अपग्रेडेड बुक है। तो ये बुक बहुत ही आला बुक है आपकी सिंटेक्स बोर्ड की, जिसके थ्रू आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जो कि हमारी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। काफ़ी सारे MCQs इसमें से बनते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, या जिन एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम सपोज़ करते हैं किसी एक्सरसाइज से 2-3 सवाल नहीं भी आ रहे हैं तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया होगा कि ये सवालात नहीं आएंगे, इसकी वजह क्या है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सेट्स। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है, या उस चैप्टर के अंदर क्या ओवरव्यू दिया जा रहा है हमें। तो चैप्टर के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको उसके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये एग्जैक्ट टॉपिक क्या चीज़ है और इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं सेट्स की। सेट्स
a well defined collection of data is known as sets। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नॉन एज सेट्स। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का एक सही तरीक़ेकार या एक सही झुंड, ठीक है, आप कह सकते हैं एक सही झुंड, ठीक है, ये जो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि एक सही पैटर्न या फिर एक सही झुंड जहाँ पर एक जैसी चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसकी मैं आपको लाइफ के एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके घर की बात करते हैं। अगर आपका घर है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास चाय की प्यालियाँ हैं, ठीक है, उन प्यालियों के क्या होगा कि एक जैसे आपके पास 6 कप्स मौजूद होंगे। ठीक है, 6 कप्स होंगे, फिर यहाँ पर हो सकता है 12 हो आपके पास, हो सकता है कम हो, तो वो एक जैसे जो है वो आपके पास जो 6 कप्स होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी हमारे पास, किसकी, कप्स की। ठीक है, अगर उन 6 के साथ हम 1 या 2 स्पून्स रख दे तो बड़ा अजीब सा लग जाता है, वियर्ड मालूम होता है कि यार कप्स 6 हैं और स्पून्स 2 हैं। ठीक है, अगर उन 6 के साथ हम एग्जैक्टली पूरी 6 कप्स के साथ पूरी 6 हम स्पून्स रखें तो तब जाकर वो क्या होगा, एक पूरा सेट बन जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी कि हाँ, हर एक कप के लिए एक अलग अलग स्पून मौजूद है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्वियसली घर की चीज़ों की बात तो करने वाले नहीं है सेट्स के अंदर। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे या नंबर्स की बात करेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब कि डिफरेंट तरह के नंबर्स आपके पास उस डेटा के अंदर आएंगे। हो सकते हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सेट जो है वो उसको डिनोट किया जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल लेटर A to Z आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन इज़ इक्वल टू साइन, देन दिस कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आप डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हैं, 1 3 5 7 8, कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। बी एक और सेट ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10। ठीक है, एक और सेट सॉरी एक और सेट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थी सेट की डेफिनेशन। अब आपने देखा, मैंने आपको कहा है कि आपकी ये जो सेट है इसके अंदर हम घर की चीज़ों की बात तो करने वाले नहीं, हम नंबर्स की बात करने वाले हैं। मतलब डिफरेंट तरह के नंबर्स होंगे हमारे पास। अब उन डिफरेंट तरह के नंबर्स की बात अगर मैं करूँ, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम्स, डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम जो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि हमारे पास कुदरती मौजूद था पहले से। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स है जो हमारे पास कुदरती मौजूद है इस दुनिया के अंदर, या स्टार्टिंग से आप कह सकते हैं कि ये नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, सबसे पहली चीज़, और इसके अंदर नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं, हमें नहीं पता जहाँ तक हमारे पास जाएंगे हम चलते जाएंगे। तो ये कहलाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो हमारे पास कुदरती मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर।
होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। होल नंबर की डिनोशन है, डिनोट किया जाता है होल नंबर को W से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट है, तो होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल जहाँ तक चलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे पास जो है वो इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। और इस इंटीजर्स हमारे पास सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ 0, ठीक है, ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन जहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये ±1 ±2 ±3 मतलब कि प्लस का 1 भी मौजूद है और माइनस का 1 भी मौजूद है। मीन्स के प्लस के नंबर्स भी मौजूद है और माइनस के नंबर्स भी मौजूद है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे, -3 -2 -1 0 1 2 ये चलता हुआ आ रहा है यहाँ से, ठीक है। 3 और यहाँ से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो माइनस के नंबर्स के साथ माइनस साइन, प्लस के नंबर्स के साथ प्लस साइन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू में मीन्स कि अगर आपसे कह देता है Z के ऊपर इस तरह से माइनस साइन होता है, तो इसका मतलब है कि आपको कह रहा है नेगेटिव इंटीजर्स लिखें, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और Z के ऊपर प्लस साइन है तो उसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगर हमसे कहता है पॉजिटिव नंबर्स तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, या फिर कहता है अगर नेगेटिव नंबर तो हम डायरेक्ट -1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए नहीं, हम स्टार्ट करेंगे, इंटीजर्स के अंदर सारे आते हैं ना, 0 भी आते हैं। अब 0 के साथ हमें कोई प्लस या माइनस लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए हम स्टार्ट अप 0 से करेंगे। चाहे वो प्लस की बात करो, अगर प्लस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं, तो तब भी हम 0 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ फॉरवर्ड राइट साइड पर मूव करेंगे। और अगर नेगेटिव की भी बात करें तो हम नेगेटिव में लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे 0 से बाद, ठीक है। ये हो गया हमारे पास तीसरा नंबर सिस्टम। चौथे की बात करते हैं तो अगला हमारे पास आता है इवन नंबर्स। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में डिवाइड हो या 2 के टेबल में आते हो, ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। अब इवन नंबर्स को डिनोट किया जाता है ई से। अब 2 के टेबल में कौन कौन आता है, 2 खुद आता है, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये इवन नंबर्स, जहाँ जहाँ तक हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है कि रिमाइंडर क्या होगा इवन नंबर्स का, रिमाइंडर क्या होगा इवन नंबर्स का, ये मेरा सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये सवाल आया था मेरे पास। एक टाइम में पढ़ा रहा था लास्ट टाइम किसी जगह, तो वहाँ पर मैंने एक सवाल अचानक से मेरे जहन में ये आया था कि इवन नंबर्स का रिमाइंडर्स क्या होगा। और ये सवाल किसको देख के आया था, ये MCQs को देख के आया था कि क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है हमारा, और लॉकडाउन की वजह से जो है वो अब जो है वो पेपर जो है वो 50% MCQs पे कर दिया गया है। तो इस वजह से मुझे MCQs की तैयारी करनी, तो अचानक मेरे जहन में एक MCQs आया है कि इवन नंबर्स तो हैं, कौन से नंबर्स है जो 2 से डिवाइड होते हैं।
अच्छा, सवाल निकला कि रिमाइंडर क्या होगा इनका। तो रिमाइंडर का मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट पे क्या वैल्यू बचेगी। तो याद रखें कि इवन नंबर्स का जो रिमाइंडर है वो हमेशा ज़ीरो होता है। रिमाइंडर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ज़ीरो। ओके, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है इवन नंबर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? इसके ऑपोजिट, जो 2 के टेबल में है वो इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आए मतलब जो बच गए, ठीक है, वो हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को ओ से डिनोट किया जाता है। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, उसके बाद 4 आ गया, 5 नहीं है, 6 आ गया, 7 नहीं है, 8 आ गया ऊपर, 9 नहीं है, 10 आ गया, 11 नहीं है, और चलते जाएगा सो ऑन। मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में आ गए वो इवन हो गए, जो 2 के टेबल में नहीं आया वो ऑड हो गए। ठीक है, सेम इसी तरह जिस तरह यहाँ पर सवाल है कि रिमाइंडर क्या होगा इवन नंबर्स का, यहाँ भी सवाल है कि रिमाइंडर क्या होगा ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स का जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास हमेशा 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 1 होता है। आप चाहे किसी भी नंबर को उठा के 2 से डिवाइड करके सॉल्व करके देख लो, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। वेल, मैं करवा भी देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, चलिए मैं आपको दोनों का दिखा देता हूँ, रिमाइंडर कैसे 1 होता है या कैसे 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, इवन नंबर्स की बात करता हूँ तो इवन नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी इवन नंबर। लेट मी टेक 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स 4। ठीक है, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, मतलब 0 बच गया रिमाइंडर में। ठीक है, एक और कर लेते हैं, तो बड़ा नंबर ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। सॉरी 28 नहीं, 28 ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 1 टाइम्स 2, 1 ऊपर लिखा गया, 2 1 टाइम्स 2, ये कैंसिल, 8 नीचे आ गया, 2 4 टाइम्स 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि इवन नंबर्स का जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। अब ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 टाइम्स कितना आया? 10, बचा क्या? 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक 23 ले लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2, ये कैंसिल, 3 नीचे आ गया, 2 1 टाइम्स 2, बचा क्या? 1। तो ऑड का रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये बात एग्जैक्टली सही है, और इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिए। हो सकता है, देखिए जिस तरह आज मेरे जहन में सवाल आया कि इवन नंबर्स का रिमाइंडर क्या आता है, ऑड का, हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जामर भी, उसके जहन में भी आ सकता है सवाल, कहीं से भी सवाल निकाल सकता है वो। ठीक है, तो MCQs के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसको याद रखिए। ठीक है, तो 5 नंबर सिस्टम अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जो अपने टेबल में आते हो, ठीक है, अपने टेबल में आते हो सबसे पहली बात, और 1 के टेबल में आते हो। वो नंबर्स जो अपने टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो, या फिर आप दूसरी डेफिनेशन इसकी कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स बन सकते हो। एक डेफिनेशन ये है, और दूसरी डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो
अपने टेबल में और 1 के आते हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने रोमन में लिख दिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अक्सर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में आने हो, तो मैं प्रेफर भी नहीं करता इस तरह इंग्लिश में लिखना। हालांकि मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश का, भी इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ मैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता। तो प्राइम नंबर्स की 2 डेफिनेशन बनी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो कि मैंने लिख दी है, 2 फैक्टर्स बन सकते हो। कोई भी नंबर या कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके 2 फैक्टर, 2 टुकड़े बन सकते हो, 2 हिस्से बन सकते हो, वो प्राइम नंबर्स होंगे। या फिर ऐसे नंबर जो एक के टेबल में आते हो और अपने टेबल में आते हो, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है, सेट बनाते हैं इसका। अपने टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है? 3 आता है अपने टेबल में और 1 के टेबल में। ठीक है, 2 सबसे पहले 2 भी आता है हमारे पास। 2 एक वाहिद अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। देन 4 एक से ज़्यादा में आता है। 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। ठीक है, 6 नहीं, 7 अपने टेबल में और 1 के टेबल में। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आता है। ठीक है, देन 12 नहीं, 13 एंड इसी तरह ये चलते जाता है टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, याद रहेगा, आप देख लो 2 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो 2 अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, तो एक फैक्टर ये हुआ, एक ये हुआ, दोनों को कंबाइन करके 2 फैक्टर्स। इस तरह से आपके पास 2 फैक्टर्स बनने चाहिए किसी भी प्राइम नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर, नंबर 7, विच इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनका एक फैक्टर हो, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब वो एक फैक्टर एक वाहिद एलिमेंट है, सॉरी, वो नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो। एक से ज़्यादा फैक्टर का मतलब, सॉरी, 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा। अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा कि प्राइम नंबर में ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों। तो कंपोजिट नंबर में हमने ये देखना है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, तो 2 हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, देन 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। देन 8 की बात करते हैं, अपने टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 1 में भी आता है। ठीक है, इसी तरह 10 एंड सो ऑन ये चलते जाएंगे। ये कहलाता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें हैं, इसलिए आसान होता है याद रखना या फिर ज़हन नशीन करना। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनके अंदर फ्रैक्शन के साइन मौजूद ना हो, विदाउट फ्रैक्शन।
विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर्स, विदाउट डेसिमल, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं हमारे पास वो कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसे ले लेते हैं हम, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐसे कुछ 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे नंबर्स जिनके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद ना हो वो कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर्स का सेट कैसे बनेगा, सवाल तो ये है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, इसका हम सेट बनाने चाहते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी सेट है हमारे पास, तो एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स मतलब कि एक्स जो हमारे पास कौन से नंबर्स होने वाले हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स के जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, 2 और 3 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं नंबर्स, हम खुद से भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, अगर वो किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान की बात कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर स्टेटमेंट ऐसी होती है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये बात कर रहा है बिटवीन 4 एंड 12, तो हम क्या करेंगे कि 4 ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। 4 और 12 के दरमियान मतलब कि 4 से बड़े, ठीक है, एक्स की वैल्यूज और 12 से छोटे या फिर 12। ठीक है, अगर एक ये तो होता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये हो सकता है कि अगर वो कहता है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक, मतलब कि 4 से लेकर, या सॉरी कहता है कि इससे बड़े, इस नंबर से बड़े और इस नंबर से छोटे, तब हम क्या यूज़ करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं इसके सेट्स को। ठीक है, इसी तरह इर्रेशनल की बात करते हैं, तो इर्रेशनल के अंदर हमारे पास आता है पहली चीज़ कंटेनिंग फ्रैक्शंस, और डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर कोई फ्रैक्शन मौजूद हो या कोई डेसिमल वैल्यू हो, मतलब पॉइंट हो हमारे पास, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं पाई, तो पाई की वैल्यू हमें पता है कौन सी होती है, 22/7। इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो ये बन जाती है 3.142। ठीक है, इस तरह से या तो डिवाइड और फ्रैक्शन मौजूद हो, ठीक है, या फिर पॉइंट की वैल्यू हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, और भी नंबर्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है सिर्फ पाई ही हो हमारे पास। ठीक है, नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास है 2/4, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे नंबर जिनके अंदर या तो फ्रैक्शन मौजूद हो या पॉइंट की वैल्यू मौजूद हो, डेसिमल हो, कहलाते हैं हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल को डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है, आई से हमने डिनोट कर दिया इर्रेशनल को। डिनोट करने के बाद हम इसका सेट बनाते, तो इसका सेट भी कुछ उसी तरह बनेगा इर्रेशनल की तरह, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मैं यहाँ नेचुरल ले रहा हूँ। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे वो वैल्यूज़ होंगी जो हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। वो वैल्यूज़ हो सकता है पॉइंट में भी हो सकती है, हो सकता है डिवाइड में भी हो सकती है मौजूद वैल्यूज़। जैसे आपसे कहते हैं कि डिवाइड की वैल्यू है 1/2 से लेकर 1/9 तक। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपसे वो कह सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो सकती है कोई भी आगे यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मौजूद होगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कौन से होते हैं, रियल नंबर्स।
तो रियल नंबर्स हमारे पास जितने भी अभी तक हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, 9 टाइप्स ऊपर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे हमारे पास आते हैं इस रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो रियल नंबर्स को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास दुनिया के सारे नंबर्स होते हैं। जिस तरह इंटीजर्स है, ठीक है, वो भी हमारे पास, वो सिर्फ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब कि प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, इंटीजर्स होती है। बट ये जो बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ वो प्लस माइनस की वैल्यूज़ है। ये जो बाकी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी है, ये सारे भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं सारे नंबर्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सारे टाइप्स के नंबर्स रियल होते हैं, ठीक है। रियल कहलाते हैं, ठीक है। इन रियल नंबर्स को लिखा कैसे जाता है? तो रियल नंबर्स को एक तरीका है जिससे लिखा जाता है, आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और लिखा जाता है क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। ये इसके लिखने का तरीका है हमारे पास रियल नंबर्स का, ठीक है। इसके अंदर सारे तरह के नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। आगे फॉरवर्ड चलते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने सभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या था, उसमें हमने सेट्स पढ़ा, ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में जाना कि मैथमेटिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। फिर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया सेट्स, ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट क्या होता है, डिफरेंट एग्जांपल्स दी। उसके बाद हमने देखा कि सेट्स के अंदर जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो हमने 10 टाइप के नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और भी तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, क्वाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं हमारे पास। मगर अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। अगर आपको कोई कहे कि आपकी एक लिमिट है 2 रोटी खाना खाने की, ठीक है, आपसे अगर कोई कहे कि आप 4 खाओ तो आपको हज़म नहीं होंगी, आप उल्टी कर दोगे। इसीलिए बेहतर ये है आप लोग फ़िलहाल यहाँ तक पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे नंबर सिस्टम है, आप जैसे जैसे लेवल आपका अप होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते जाएंगे आप आगे, इंशाल्लाह आपको डिफरेंट तरह के और भी नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने सेट्स तो पढ़ लिए थे, मगर सेट्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर, ठीक है। सेट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास, जो सबसे पहली टाइप है वो कहलाती है नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इनकी मैं पूरी डेफिनेशंस आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, डेफिनेशंस लिखूंगा क्योंकि पेपर के अंदर आपको सम टाइम्स या ज़्यादातर टाइम्स आपको वर्डिंग नहीं दी जाती, आपको वहाँ पर डेफिनेशन लिखी होती है। मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती आपके पास डेफिनेशन होती है। वो पूछता है कि ये कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशंस को कवर करेंगे, ठीक है। नल सेट की डेफिनेशन क्या होगी? A set that contains no elements is known as null or empty set. It is usually denoted by these curly brackets or 0 1 क्रॉस लाइन, ठीक है। सॉरी, दिस डजंट कम्स। तो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। A set that contains no elements is known as null set और empty set।
ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो वो कहलाता है नल सेट, ठीक है। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी चीज़ मौजूद ना हो वो कहलाता है हमारे पास नल सेट, ठीक है। डिनोट किससे किया जाता है? दो साइंस आपके पास मैंने बता दिए हैं, या तो आप खाली करली ब्रैकेट्स लेके सेम बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, या फिर आप ज़ीरो लिख के उस पर एक स्लैश लगा दें, एक साइड से स्लैश लगा दें आप उसको, ठीक है। ऐसा नहीं लिखिएगा कि आप जो है वो ब्रैकेट भी लगाएं और फिर ज़ीरो क्रॉस स्लैश भी लगाएं, ये एग्जैक्टली गलत है, रॉन्ग है, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नल सेट को डिनोट किया जाता है, हम किसी भी सेट से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एन, ठीक है। डिनोशन इसकी नहीं बताई गई, सिर्फ बताया गया है कि नल सेट होता क्या है, ठीक है। अब चले मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम से समझाता हूँ कि नल सेट, आपके पास नल सेट की वर्ड प्रॉब्लम कैसी होगी। यहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 2। देखिए समझिए इसको, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, ये जो साइन है इसको कहा जाता है सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स के जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से बड़ी और 2 से छोटी है। अब मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 5 से बड़ी और 2 से छोटी है भाई? कोई वैल्यू है? 5 से बड़ी वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो 6 7 8 9 10, ठीक है, और 2 से छोटी हम लेते हैं तो वो 0 1 2 3। मतलब ये कोई मैच ही नहीं हो रहा कि 5 से बड़ी और 2 से छोटी, तो सेंटर वाली जो टर्म्स है वो गायब है, तो हमें तो चाहिए ही वो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखा आपने कि ये हमारे पास एक इसकी वर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया कि वो कह रहा है एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी हो, मतलब 5 से बड़ी है तो आगे की तरफ जाएगी वैल्यू, और 2 से छोटी है तो पीछे की तरफ जाएगी, मतलब कोई मैचअप नहीं है, बीच वाली वैल्यूज़ गायब है। तो वो जो बीच वाली वैल्यूज़ गायब है उनकी वजह से ये क्या बन गया? नल सेट बन गया, ठीक है। एक और डेफिनेशन, एक और वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 is an even number which is not divisible by 2, ठीक है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हो, मतलब 2 के टेबल में डिवाइड होते हो। विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ये क्या कह रहा है भाई? आगे तो उसने अपनी अपनी बात से ही मुकर गया। पहले शुरू में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर तो हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं, आगे कह दिया कि नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारे पास? नल सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पूछ सकता है कि इज एन इवन नंबर, ऑड नंबर होता तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक था, ये नल सेट नहीं होता, ऑड नंबर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑड होता, ठीक है, ऑड होता, क्योंकि ऑड नंबर्स हमें पता है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो फिर ये खाली सेट नहीं था। अगर ये प्रॉब्लम ट्रू होती, मतलब जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इस तरह की स्टेटमेंट हो, अगर वो ट्रू हो तो वहाँ पर नल सेट नहीं आता। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो, जैसे यहाँ पर फॉल्स थी, इवन नंबर उसने कहा था, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो आपका जो जो भी सेट है वो नल होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका जो सेट है वो नल नहीं होगा, नॉट नल, ठीक है, सही है। ये आपके पास हो गया नल सेट कवर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेट होगा? नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। कौन से सेट होते हैं? अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट
साथ साथ में बता भी रहा हूँ, साथ साथ में लिख भी रहा हूँ, ठीक है। फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर्स। अच्छा, फाइनाइट आप लोगों ने छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे, फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। होता क्या है ये कॉन्सेप्ट? असल में होता ये है कि आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर यहाँ तो कोई ख़ास मतलब कि कुछ ऐसे नंबर्स हों, ख़ास हो, मतलब कि गिने जा सकते हो, ठीक है, या फिर फाइनाइट हो कि उनको गिना जा सकता हो, ठीक है। तो वो सेट कहलाता है फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट की एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे, स्पेसिफिक भी करेंगे और फाइनाइट से भी करते हैं, ठीक है। एक सेट है मेरे पास, मैं लेता हूँ 2 3 4 5 6, यह हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। एक और सेट मैं ले लेता हूँ बी सेट, जिसे मैं कहता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्या है कि हम इनको गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा हो गया सेट? फाइनाइट सेट। मतलब कि वो चीज़ें जिन्हें आप आसान अल्फाज में, वो चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हो, वो कहलाती हैं फाइनाइट, ठीक है। ए बी सी डी, तो ये भी क्या हो गया? फाइनाइट, ठीक है। अब फाइनाइट के बाद इसी का भाई आता है जो कि नंबर 3 है, इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या था? हम गिन सकते थे। इनफाइनाइट में क्या होगा? हम गिन नहीं सकते। अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट if and only it contains infinite numbers। ऐसा सेट इनफाइनाइट कब होगा? जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद होंगे या चीज़ें मौजूद होंगी। लेट्स टॉक अबाउट, हमारे पास एक सेट है सी सेट, ठीक है, जिसे हम ले लेते हैं, ठीक है। इस सी सेट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। सपोज करते हैं जैसे 1 3 5 7 9, चलता जा रहा है भाई, पता ही नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो यहाँ तक तो हमें पता था 1 3 4 5 7 4 नंबर्स थे, मगर इसके बाद थोड़ी पता, डॉट 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 लग गया, हमें क्या पता कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी सेट। आपको सेट दे सकता है ईयर्स ऑफ ह्यूमन, गिन सकते हैं ह्यूमन के बाद? नहीं गिन सकते भाई। कैसे हो गया? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। चलती भी आ रही है भाई वैल्यू, -3 -2 -1, और यहाँ पर आकर रुक गई 0 पर, ठीक है। तो -3 -2 -1 एंड 0 0 पर आकर रुक गए। अब हमें ये तो पता है यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी है, मगर ये थोड़ी पता स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो दोनों तरह की कंडीशन मैंने आपको बता दी, स्टार्टिंग वाली भी और एंडिंग वाली भी, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 4 टाइप है हमारे पास सेट की, वो है इक्वल सेट। क्या रहे? 2 सेट्स आर said to be equal if and only if it contains the same elements
बाय डेफिनेशन ने सारी बात क्लियर कर दी कि दो सेट्स आपस में तब इक्वल हो सकते हैं जब उनके तादाद, जो उनके नंबर्स हैं, वो आपस में इक्वल हों। ठीक है, कैसे इक्वल हो उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम आपस में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं ए। ठीक है, ए हमारे पास हो गया, कोई भी सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, एक और सेट ले लेते हैं बी, 1 2 3 4। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम लिखते हैं 5 3 4 2 1, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स की तरतीब चेंज है, बाकी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें भी 5 है। तो दो सेट्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जब उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम। तादाद सेम नहीं चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स होंगे तब जाके कहलाएगा इक्वल सेट। उसने डेफिनेशन में कह दिया सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कहता है सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो तब वो बन जाता हमारे पास कौन सा सेट, हमारे पास बन जाता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट है तो ए और बी आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर 5 है। ठीक है, इसके ऑपोजिट इक्विवेलेंट सेट। सारी चीज़ यही है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है, यहाँ है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमारे पास मौजूद हैं तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे मौजूद होते हैं हमारे पास। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक और सेट है बी सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, आप दोनों में अगर गौर करें तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ये साइन है हमारे पास इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अभी तक तो ऐसे सेट्स आ रहे थे जो एक दूसरे के अल्टरनेट थे, अब हमारे पास आ रहे हैं कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेट जिनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं समझने में। तो सबसे पहला हम करते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है देखते हैं। A set is said to be subset if every element of one set is present in another set। क्या डेफिनेशन कह रही है a set is said to be subset if every element of one set is present in other set। ठीक है, in another set कह रहे हैं कि सबसेट तब कहलाएगा कोई भी सेट जब किसी एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में कम्प्लीटली मौजूद हो। एग्जांपल से समझते हैं, C इज़ इक्वल टू लिखते हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक है,
और एक और सेट लिखते हैं डी। डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे पास सेट है। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5, ये जो सी के एलिमेंट्स हैं ये क्या इसमें मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 मौजूद है ना, मगर ये सेट बड़ा है। ये एलिमेंट्स मौजूद होने के बाद भी इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो क्या है, सबसेट है किसका? डी का। तो सी जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? डी का। ठीक है, सबसेट की क्या होती है पहचान? ये छोटा सा सी, ठीक है, स्मॉल सी हमारे पास होता है सबसेट की पहचान। सी किसका है? सबसेट है डी का। तो हम लिख देंगे सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर याद रखने की हैं, 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, पहला पॉइंट, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो खाली सेट है वो हमारे पास हर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि एवरी set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास याद रखने के हैं कि नल सेट जो है वो हर सबसेट का, नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है। ठीक है, और हर सेट अपना खुद का सबसेट है। ये 2 पॉइंट्स आपके याद रखने के हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर सबसेट पर। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है हमारे पास के a set if set A is a subset of B। ठीक है, अगर एक सेट है हमारे पास A, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, हम C और D को लेते हैं, हमने लिया हुआ है। इफ़ सेट C इज़ अ सबसेट ऑफ D, अगर C जो है वो D का सबसेट है, ठीक है, मगर दोनों के एलिमेंट्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है। जैसे यहाँ पर तो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 तक है मगर आगे भी मौजूद है 6 7, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो भी सेट होता है वो हमारे पास कहलाता है सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमने देखा ऊपर वाली डेफिनेशन से कि सी जो है वो सबसेट है किसका? डी का। ठीक है, सी जो है वो सबसेट है डी का, बट एक कंडीशन है, सी नॉट इक्वल टू डी, सी और डी आपस में बराबर नहीं है, देन दिस सेट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आसान है, हमने ऊपर देखा कि C जो है वो सबसेट है D का। ठीक है, उसी को हमने यूज़ किया यहाँ पर, C जो है वो सबसेट है D का, बट कंडीशन क्या है? C जो है वो आपस D के इक्वल नहीं है, मतलब कि जो एलिमेंट्स इसमें है वो सेम इसमें नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स और यहाँ पर 7 है, तो दोनों में जो है वो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि C जो है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट है किसका? डी का। ठीक है, नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर हो गया हमारे पास, इसकी लास्ट है इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के उलट, प्रॉपर सबसेट में क्या था कंडीशन? सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, हम कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है डी का। ठीक है, बट ऑल्सो ए इज़ इक्वल टू डी। हमने सपोज किया था कि ए जो है वो सबसेट है डी का, और ए और डी आपस में इक्वल भी हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद सेम है। ठीक है, तब ये कहलाएंगे आपस में कौन सा सेट?
improper subset, then this is called improper subset। ठीक है, ये हो गया हमारे पास improper subset। देखते हैं कैसे एलिमेंट्स की तादाद आपस में इक्वल होगी। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और डी का सेट है हमारे पास 1 3 2 4। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपस में इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को डिनोट कैसे किया जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सी के नीचे लाइन और हमने लिख दिया कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ठीक है, एक लास्ट डेफिनेशन हमारे पास रह गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवालात भी आपसे अक्सर एक्सरसाइजेज में तो नहीं है आपकी, बट सवालात पूछ ले जाते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन नंबर कौन सी है, नंबर 8 हो गई, नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, तो नंबर 9 एंड द लास्ट वन, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव सबसेट ऑफ a set A is called power set of set A. It is denoted by P और ब्रैकेट में छोटा था S। P से मतलब पावर, S का मतलब सेट। ठीक है, पावर्स। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक सेट है। ठीक है, A 1 2 3। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक सेट। ठीक है, अब इस सेट के अंदर से हमने क्या करना है, इसका पावर सेट बनाना। सबसे पहले तो डेफिनेशन, सॉरी मैं आपको समझाना भूल गया, डेफिनेशन मैं आपको सोच रहा था कि इसी के थ्रू समझाऊं, तो चले पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हमने एक सेट लिया। ठीक है, ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 है 3। ठीक है, फिर हमने लिखा। अब इस पावर सेट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पावर सेट फाइंड करना होगा। तो पावर सेट का फॉर्मूला होता है PS इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ जो n है where n is the number of elements of a given set। ठीक है, n क्या है हमारे पास, ये जो छोटा n है ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट दिया होगा। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब n की जगह यहाँ पर इस फॉर्मूले में 3 पुट कर देंगे, तो पावर सेट इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा, 3 2 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो पावर सेट कितना आ गया हमारे पास, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, यह हमारे पास आ गया पावर सेट। अब 8 पावर सेट्स हैं हमारे पास इस एक सेट के अंदर। अब चलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, कह रहे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सबसेट्स, कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें सारे पॉजिटिव सबसेट्स हो। सबसेट्स आपको पता है कौन से होते हैं, वो सेट्स जो दूसरे एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मौजूद हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है,
कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। कह रहे हैं कि ये जो सेट ए है इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, छोटे सेट, स्मॉल सेट्स हम अगर कहें सबसेट को अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि स्मॉल सेट, ठीक है, याद दहानी के लिए छोटा सेट, ठीक है। तो छोटे सेट किसी एक बड़े सेट के कितने छोटे सेट बन सकते हैं वो कहलाता है हमारे पास पावर सेट, ठीक है। और फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। एन क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं जो सेट गिवन होता है ऊपर, तो इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो एन की वैल्यू 3 हो गई। फिर एन की जगह हमने 3 पुट किया, 2 की पावर सॉल्व की तो 8 आ गया। अब हमारा पता चल गया है कि पावर सेट हमारे पास कितने हैं, इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स हैं इस सेट के। अब बनाते हैं। अब ये जो एस है ये चेंज हो जाता है जो सेट दिया होता है। अगर यहाँ ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, टी है तो टी आ जाएगा, एस है तो एस आ। तो एस की जगह क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए बना रहे हैं। अब इसको बनाने का कुछ रूल है, ठीक है। पहला रूल, हमेशा पहली ब्रैकेट एम्प्टी, नल सेट, ठीक है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ऊपर सेट में ये आपने देखना है, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। पहला सेट हमेशा खाली, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सिंगल एक सेट में, पहले 1 इस सेट में आया, फिर 2 इस सेट में आया, फिर 3 इस सेट में, ठीक है। सिंगल आ गए, देखो तरतीब चल रही, खाली मतलब 0, फिर एक, अब कितने आएंगे, एक के बाद 2 आने चाहिए। अब 2 में तरीका क्या, आपने आगे चलना है, यूँ पहले ये 2 फिर ये 2, ठीक है, बैकवर्ड नहीं आना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो 1 पहले क्या आएगा, 1 2, तो ये आ गया 1 2, पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलते जाओ, 1 2 के साथ आ गया 1 3, ठीक है। तो ये आ गया 1 ठीक है। अब 2 1 वापस नहीं आना चाहिए, आ चुका है 2 1 एक बार, आगे चलो, आगे 2 3, बैक वापस नहीं मुड़ना आपने, ठीक है। और लास्ट में कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सेट हो गए। अब ये n बताएगा आपको कि आपके आखिरी सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर n 3 है तो आखिरी सेट में 3 एलिमेंट, 7 हमारे पास बन चुके। टोटल कितने आने थे, 8 आने थे टोटल कितने थे, टोटल सबसेट कितने थे, 8 सेट, ठीक है। अब 7 बन चुके हैं और आखिरी सेट है तो आखिरी में कितने एलिमेंट्स, n को देखो 3 एलिमेंट्स, तो तीनों लिख दो, 1 2 and 3। ये हो गया आपका आंसर फॉर पावर सेट। और यहीं पर आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ भी अगर समझ में नहीं आए, कोई सवाल है रिलेटेड, तो आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरीके से। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। एक बार इरादा यही है कि इंशाल्लाह हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाया जाए आपको। बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े काम करने वालों की, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है वो हम भी कुछ फ़ायदा से करें। ठीक है जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे सब।